नेशनल काउंसिल फॉर तिब, हुकूमती पाकिस्तान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रेसिडेंट नेशनल काउंसिल फॉर तिब के पहले फ्री ऑनलाइन सिरमाही CPD प्रोग्राम की 12वीं और आखिरी क्लास आप तमाम शुरका को खुशामदीद। आज हम अल्हम्दुलिल्लाह अपने इस पहले प्रोग्राम की आखिरी क्लास लेंगे और यूं हमारा ये पहला प्रोग्राम जो कि क्लिनिकल रिसर्च पे था, ये बखैर व खूबी दिए गए वक्त के मुताबिक 12 क्लासेस और तकरीबन 17 लेक्चर्स के साथ आज ये इख्तिताम पजीर हो जाएगा। और इस हमारे प्रोग्राम के जो सर्टिफिकेट होंगे वो 2 क्रेडिट आवर्स के होंगे इंशाल्लाह। और हम अपना ये दौरानिया भी अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल कर चुके हैं, बल्कि आज हम कर लेंगे इंशाल्लाह। मैं इस प्रोग्राम की कामयाबी पर प्रेसिडेंट नेशनल काउंसिल फॉर तिब, उनकी टीम, साइंटिफिक टीम, टेक्निकल टीम, तमाम शुरका को मैं खराज तहसीन पेश करता हूं और आप तमाम शुरका का मशकूर हूं कि आपके नज़्म व ज़ब्त और इस प्रोग्राम में दिलचस्पी की वजह से ही हम अपना ये प्रोग्राम बखैर व आफियत मुकम्मल करने जा रहे हैं। हमारा अगला प्रोग्राम इंशाअल्लाह अज़ीज़ वो भी जल्द अनाउंस कर दिया जाएगा, जो कि क्लिनिकल पैथोलॉजी पे होगा। उस सिलसिले में उस प्रोग्राम के खदोखाल और चीजें वो इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस प्रोग्राम के सर्टिफिकेट्स के इजरा के बाद आप तमाम शुरका के गोशे गुजार कर दी जाएंगी। आज की क्लास में हस्ब साबिक सबसे पहले इब्तदाई कलिमात होंगे मोहतरम जनाब हकीम मोहम्मद अहमद सलीमी, सदर नेशनल काउंसिल फॉर तिब के। उसके बाद आज का लेक्चर चूंकि बहुत ही मुख्तसर है तो वो लेक्चर होगा मोहतरमा डॉक्टर फरियाल राव साहिबा का, और उस मुख्तसर लेक्चर की मुख्तसर इलेबोरेशन ही करेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़ प्रोफेसर डॉक्टर हकीम हाफिज मोहम्मद इदरीस साहब, जो कि हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं ईस्टर्न मेडिसिन, सुपीरियर यूनिवर्सिटी लाहौर। और उसके बाद आज के जो इख्तितामी कलिमात हैं उसमें भी इंशाअल्लाह अज़ीज़ मोहतरम जनाब हकीम मोहम्मद अहमद सलीमी, सदर नेशनल काउंसिल फॉर तिब आपसे मुखातिब होंगे। वो इस प्रोग्राम के कामयाबी के हवाले से और आइंदा के प्रोग्राम और लाहेमल के हवाले से इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपसे खिताब करेंगे और यकीनन आज का उनका खिताब बहुत ही अहम खिताब होगा। तो एक बार फिर मैं आप तमाम शुरका को इस प्रोग्राम की कामयाबी पर मुबारकबाद पेश करता हूँ और साथ एक बार फिर मैं ये अर्ज कर दूँ कि जो हमने ऑनलाइन पेपर का इनकाद किया था और उसमें से कुछ शुरका चूंकि रह गए थे, तो उनकी बार बार रिक्वेस्ट पे सदर साहब ने ये फैसला किया था कि उन्हें एक मौका और दिया जा रहा है। तो वो जो हमने मौका दिया था और बुध वाले दिन से हमने वो पेपर अपलोड कर दिया था, उसका आज आखिरी दिन है। जो शुरका उस इम्तिहान में रह गए थे किसी भी वजह से या 33% नंबर हासिल नहीं कर पाए थे, वो आज इस अपॉर्चुनिटी से फायदा उठाते हुए आज शाम 8 बजे तक अपना पेपर सॉल्व कर लें। इसके बाद ना तो कोई उज़्र काबिल कबूल होगा और ना ही फिर सर्टिफिकेट्स जारी किए जाएंगे। बहुत शुक्रिया। अब हम इब्तदाई कलिमात के लिए चलते हैं मोहतरम जनाब हकीम मोहम्मद अहमद सलीमी साहब, सदर नेशनल काउंसिल फॉर तिब की तरफ। Bismillahirrahmanirrahim. Ladies and gentlemen, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm delighted to address you today as the President of the National Council for TIB in our online continuing professional development CPD program organized by the National Council for TIB. First and foremost, I extend my warm congratulations to all the candidates who have successfully passed the CPD program. Your dedication and hard work are truly commendable, and I applaud your commitment to enhancing your knowledge and skill in TIB. To those candidates who did not qualify in the online exam, I want to offer words of encouragement and support. Remember, setbacks are not failure but opportunities for growth and learning. Use this experience as motivation to further strengthen your understanding of TIB and improve your performance.
The journey of continuous learning is filled with challenges, but it is these challenges that shape us into better healthcare professionals. I encourage you not to be disheartened, but to take this as a stepping stone towards achieving your goals. Utilize the resources available, seek your guidance from mentors and peers, and never lose sight of your passion for TIB. With perseverance and determination, you can overcome obstacles and emerge stronger than before. Our CPD program is designed to support your professional development journey, and we are here to assist you every step of the way. I would also like to acknowledge the effort of our faculty, organizers, and everyone involved in making this CPD program a success. Hakeem Zulfikar Ali Zahid, Dr. Asif Iqbal, Tabiba Rabia Mahmood, Dr. Halima Nazar, Dr. Faryad Rao, Dr. Muhammad Adris, Hakeem Abdur Rahman, and all other members of NCT and colleagues from Karshi University, Islamic University Bahawalpur, GC College University Faisalabad, University of Poonch Rawalakot, and others. Your dedication and support have been instrumental in creating valuable learning experience for our participants. Together, let us continue to elevate the standard of TIB and contribute positively to healthcare in Pakistan. Congratulations once again to the past candidates, and to those who did not qualify. Keep pushing forward with determination and enthusiasm. Thank you very much, gentlemen. Thank you very much. अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग वेल। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही कहना चाहिए एक छोटा सा टॉपिक है और इसमें बहुत ज़्यादा समझने वाला कुछ नहीं है। ये है कि इसके अंदर हम जस्ट इसके अंदर आपको बताना चाहेंगे कि रेफरेंस किस तरह से ऐड किए जाते हैं किसी भी जर्नल के अंदर, किसी भी मैगज़ीन के अंदर नॉर्मली। और ये सब चीज़ें आपने कई दफ़ा रिसर्च प्रोजेक्ट्स के दौरान देखी हुई होंगी। जब डिफरेंट रिसर्च स्टडीज़ आप देख रहे होते हैं, उनके आखिर में जो आपके पास रेफरेंसेस आ रहे होते हैं, उनकी डिटेल्स को जब आप देख रहे होते हैं, तो उनको सेलेक्ट करने का क्या तरीका है। खैर इसमें कोई बहुत कहना चाहिए मुश्किल चीज़ नहीं है, बहुत सिंपल सी चीज़ है, बट फिर भी इसे ज़रा सा फ्रेश करने के लिए या जस्ट आई कैन से दैट टू एड अप योर नॉलेज रिगार्डिंग द लिस्टिंग ऑफ रेफरेंसेस एट द एंड of the journals or magazines we are going to discuss in this presentation. So firstly the thing comes कि when referring to article in standard journals, all authors should be listed if there are 6 or less, या 6 या उससे कम अगर authors हैं तो उन तमाम ऑथर्स के नाम जो है आप उस लिस्ट में डालेंगे। और उसमें डालने का भी आपको पता है कि एक तरीका होता है कि एग्जांपल जैसे यूजे ली का एचीर है, मेंगोरियर इलेक्ट्रोगैस्ट्रोग्राफिक स्टडी ऑफ पेशेंट्स विद अनएक्सप्लेन नोजिया, ब्लॉटिंग एंड वॉमिटिंग, गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी, और फिर आपने उसका नंबर डालना है। When there are 7 or more authors, only the first 6 should be listed followed by idle. अच्छा, जब आपके पास उससे ज़्यादा हो, 6 से ज़्यादा हो, तो फिर आप सिर्फ शुरू के 6 से ज़्यादा हो, 7 हो, 8 हो, 10 हो, तो यू विल जस्ट ऐड द 6। नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि जर्नल पेगिनेटेड बाय इशू, एग्जांपल आपके सामने है। इस तरह से आपने एग्जांपल है, आपके पास नेम है एंड देन आपने उसकी सन भी आ गया, डेट भी आ गई एंड देन नंबर भी आ गया, उसका जो पर्टिकुलर एक नंबर होता है। इसी तरह से कॉर्पोरेट ऑथर है द रॉयल मेडिसिन हॉस्पिटल बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन टीम है, फेलियर और सिनर्जिक बोन मैरो ग्राफ्ट विदाउट प्री कंडीशनिंग इन पोस्ट हेपेटाइटिस मैरो एप्लेसिया, ये पूरी स्टडी का नाम आ गया। लैंसेट उस जर्नल का नाम है जिसके अंदर ये स्टडी की गई है, शामिल की गई है लैंसेट 1977 एडिशन के अंदर। नो ऑथर गिवन एनोनिमस, कभी कभी ऑथर का नाम मौजूद नहीं होता। कॉफ़ी ड्रिंकिंग एंड कैंसर ऑफ द पैनक्रियास, इसके अंदर आपने इस तरह से रेफरेंस डालना। इसी तरह से जर्नल सप्लीमेंट के अंदर मास्टरी AR न्यूरोपैथी और डायबिटिक न्यूरोजेनिक ब्लैडर एनलाइटन मेडिकल 1980 2P2 3168, ये स्टडी का नंबर है। इसी तरह से सन मेंशन हो जाता है, एब्स्ट्रैक्ट है, फेमिन AM नोवेलियम जो
स्पोसिटो एम फंक्शन। इसमें आप जस्ट रीड करेंगे, रिव्यू करेंगे, इसमें कुछ जैसा कि मैंने आपसे कहा था कोई डिटेल चीज़ नहीं है, यू जस्ट नीड टू सी कि किस तरह से रेफरेंस राइटिंग में नाम लिखे जाते हैं। बुक्स एंड अदर मोनोग्राफ्स, अगर बुक्स हैं या अदर मोनोग्राफ्स हैं तो उसके अंदर आप किस तरह से नाम डालते हैं, लाइक पर्सनल ऑथर है। एन इंट्रोडक्शन टू मॉलिक्यूलर एंड सेलुलर प्रिंसिपल्स ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स, 5th एडिशन है, न्यूयॉर्क में छपी है, हार्पर एंड रॉ की बुक है। एडिटर, कंपाइलर, चेयरमैन एज ऑथर का नाम वगैरह आपने डाला है, सन मेंशन कर दिया, डेट भी मेंशन कर दी है। अगर किसी बुक के अंदर चैप्टर मेंशन करना है तो उसको आप इस तरह से मेंशन करते हैं। ये सारी चीज़ें इसके अंदर, ये रेफरेंस किस तरह से आपको करना है, किस तरह से ऐड करना है आपकी स्टडीज़ के अंदर, ये भी आप देख सकते हैं। और भी बहुत सारे एग्जांपल, एटलीस्ट 5 एग्जांपल्स आप सर्च करके लैंसेट और डिफरेंट जर्नल ऑफ ऑन्कोलॉजी है, जर्नल्स हैं डिफरेंट अदर स्टडीज़ के, आप उसमें से देख के कोई भी 5 रेफरेंसेस या 10 रेफरेंसेस देखेंगे किस तरह से लिखे जाते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़। जी तो नाज़रीन, अभी आप देख रहे थे लेक्चर डॉक्टर फरियाद तालपुर का, और आपने देखा कि किस तरह उन्होंने बड़ी डिटेल से समझाया। तो ये इसकी इम्पोर्टेंस ये है कि अब जैसे हम डाटा कलेक्ट करते हैं, जब हम रिसर्च करने जा रहे होते हैं, या हम रिसर्च का थीसिस लिखते हैं या रिसर्च का आर्टिकल लिखते हैं, अपना मकाला लिखते हैं, तो उसमें हम जो पहले बुनियादी तौर पर इंफॉर्मेशन मौजूद होती है पहले उसको कलेक्ट करते हैं, फिर उसमें जो कमियां कोताहियां होती हैं या जो उसकी एडवांसमेंट रिक्वायर्ड होती है वो उसके ऊपर हम रिसर्च करते हैं और वो उसमें ऐड करके अपनी पब्लिश करते हैं। तो पब्लिशर के पास जब भी आपको डाटा भेजेंगे तो वो पब्लिशर आपसे पहला सवाल यही पूछेगा कि इसके रेफरेंसेस कहाँ हैं, जो बातें आपने की हैं वो कितने % आपने अपनी तरफ से लिखी हैं और अपनी रिसर्च से लिखी है, और कितने % आपने पुरानी रिसर्चेस को ऐड ऑन किया है। मतलब फॉर एग्जांपल अगर आप यूरिक एसिड के ऊपर कोई एडवांसमेंट करना चाह रहे हैं, रिसर्च करना चाह रहे हैं, या आप किसी और ऐसी बीमारी के ऊपर आप एडवांसमेंट करना चाह रहे हैं, तो पहले आप ये देखेंगे कि इसके साइन सिम्टम क्या है, इसका ट्रीटमेंट मेथड क्या है, इसके लिए कौन कौन सा तरीका इलाज अवेलेबल है, इसके लिए कौन कौन से टेस्ट होते हैं, और वो सारी चीजें आपको किसी न किसी बुक से, किसी न किसी रिसर्च पेपर से, किसी न किसी आर्टिकल से, मैगजीन से वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना होगी। और जब आप वो चीजें लिख रहे होंगे तो आप बताएंगे कि ये लफ्ज मैंने फलां जगह से लिखा है। और जदीद साइंस को या जदीद जो मॉडर्न थेरेपी है उसको इफेक्टिव इसलिए माना जाता है कि वो जो भी बात करते हैं वो विद रेफरेंस करते हैं, वो विद कोट करते हैं, वो बताते हैं कि ये बात जो मैं कर रहा हूँ ये मैंने 100 लोगों पर रिसर्च की थी और उसमें इतने लोगों में ये चीज़ पॉजिटिव आई थी और वहां से मैंने ये नतीजा अखज़ किया कि ये ऐसी होती है। बल्कि बचपन में भी जब हम साइंस पढ़ते थे तो साइंस में यही बताया जाता था कि आप सबसे पहले एक थ्योरी बनाते हैं, मफरूजा बनाते हैं, मफरूजा बनाने के बाद फिर उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स करते हैं और फिर उसको आप फाइनल करते हैं कि मफरूजा पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो इसी तरीके से आपका कोई भी मफरूजा है तो उससे रेलिवेंट जो आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे वो इंफॉर्मेशन जो होगी वो जब आप अपने रिसर्च पेपर में या रिसर्च आर्टिकल में या अपनी किताब में उसको लिखेंगे तो आपने उसका हवाला लिखना है। जब हवाला लिख रहे होंगे तो उसमें जैसे डॉक्टर फरियाद तालपुर ने बताया कि अगर एक आर्टिकल है और उसको 6 लोगों ने मिल के उस पर रिसर्च की है और उसको लिखा है तो फिर हम उन 6 के 6 लोगों के नाम लिखेंगे कि असलम, अकरम, माजिद, बशारत, जो भी उसमें साइंटिस्ट थे उन सब ने मिलके 2006 में, 2004 में या किसी भी सन में जिस सन की वो रिसर्च है वो लिखेंगे, उसका सन लिखेंगे, फिर उसका जर्नल लिखेंगे कि ये रिसर्च कहाँ पब्लिश हुई थी, उसका पूरी डिटेल लिखने के बाद हम बताएंगे कि ये इंफॉर्मेशन हमने वहां से ली है। और अगर 6 से ज्यादा लोग उसमें कंट्रीब्यूट कर रहे होंगे और उन लोगों की वो रिसर्च होगी तो फिर हम पहले ऑथर का नाम लिख देंगे और उसके बाद ET_AL मतलब एट ऑल लिख देंगे कि फॉर एग्जाम्पल मोहम्मद अकरम एट ऑल, और ये फिर आगे उसका ड्यूरेशन लिखेंगे कि ये रिसर्च कब हुई थी, फिर उसका जर्नल, फिर उसका एडिशन, पेज नंबर, ये सारी डिटेल लिखनी थी। अगर आप बुक लिख रहे हैं तो बुक का आपको पब्लिशर बताना होता है, राइटर बताना होता है, उसका पेज नंबर बताना होता है, उसका चैप्टर बताना होता है और इवन उसका एडिशन भी बताना होता है, क्योंकि कई चीजें जब अपग्रेड होती हैं तो पिछले एडिशन में और चीज होती है, नए एडिशन में उसको अपडेट कर दिया जाता है। तो मे भी जो बात आप कर रहे हैं वो नए एडिशन में ना हो या पुराने एडिशन में ना हो, तो जब आप जो बात का रेफरेंस दे रहे हैं आप उसका एडिशन भी बताना होता है कि 5th एडिशन, 3rd एडिशन, 4th एडिशन, इस एडिशन के इस चैप्टर नंबर में और इस जो है वो सफा नंबर पे ये बात लिखी हुई थी और इस अंडर द हेडिंग मैंने ये बात वहां से अखज़ की है। तो ये तो बात होगी इसके मुतल्लिक, रेफरेंस के मुतल्लिक और हवाला जात के मुतल्लिक, हमने हवाला जात कैसे देने हैं। अब नेक्स्ट हम जो बात करने जा रहे हैं वो ये है कि ये CPT प्रोग्राम जो है वो आज इसका आखिरी लेक्चर था तो आज ये कंक्लूड हो जाएगा।
तो इसके मुतालिक अगर किसी का कोई भी सवाल है, किसी को कोई चीज़ समझ नहीं आई, कोई इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहा है, तो आप इसी वीडियो के नीचे कमेंट्स में लिख दें और जो हमारे रेलेवेंट टीम है वो आपको उसका जवाब दे देगी। लेकिन इसके साथ साथ जो है वो मैं आपको ये बताता चलूँ कि आने वाले दिनों में हम एक पैथोलॉजी से मुताल्लिक एक CPD प्रोग्राम शुरू करने जा रहे हैं। पैथोलॉजी में हम आपको मुख्तलिफ बीमारियां, उनमें जो पाए जाते हैं जरासीम, मतलब उसके बैक्टीरिया, उसके वायरसेस, उसके फंजाई, वो उनके लिए कौन कौन से टेस्ट रिक्वायर्ड होते हैं, और टेस्ट रिपोर्ट्स कौन कौन सी करवानी होती हैं, और उस टेस्ट रिपोर्ट को पढ़ना कैसे होता है, कितने पॉइंट्स तक चीजें पॉजिटिव होती है, कितने पॉइंट तक नेगेटिव होती है, कितने पॉइंट्स तक नॉर्मल होंगी, कितने पॉइंट पे नॉर्मल होंगी, कहाँ पे हम कौन कौन सी रिपोर्ट्स को कैसे कैसे पढ़ेंगे, ये सारी चीजें आपको अगले प्रोग्राम में मिलने वाली हैं। लेकिन उसका जो सारा तरीकाकार होगा वो आपको इसी चैनल पे, इसी जगह पे आपको अपडेट कर दिया जाएगा। तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें, और इसके मुतालिक आपका कोई भी सवाल हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो इसके साथ ही आज हमें दे इजाजत, और नेक्स्ट CPD प्रोग्राम में दोबारा मिलते हैं, और नेशनल काउंसिल फॉर तिब के प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े रहिए और अपना लर्निंग जो है, अपनी स्किल्स जो है उसको बढ़ाते रहिए। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन व हज़रात, अतिबा इकराम, प्रेसिडेंट नेशनल काउंसिल फॉर तिब CPD प्रोग्राम का आज आखिरी सेशन, और मुझे बड़ी खुशी है कि इस सेशन में आप तमाम अतिबा इकराम ने बड़ी गर्मजोशी के साथ शिरकत की, और अल्हम्दुलिल्लाह नेशनल काउंसिल फॉर तिब ने ये जो पहला एक सेशन का आगाज किया, उसमें मुल्क भर से अतिबा इकराम और शुरा ने बड़ा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इस पूरे प्रोग्राम में हकीम जुल्फ़िकार अली ज़ाहिद, जो हमारे तर्जमान भी है नेशनल काउंसिल फॉर तिब के, फोकल पर्सन है CPD प्रोग्राम के, और इसके जो मेन कोऑर्डिनेटर थे हैं डॉक्टर आसिफ इकबाल साहब, और उनके साथ भी राबिया महमूद, डॉक्टर हलीमा नजर, और बहुत सारे दोस्त जिन्होंने इस प्रोग्राम को कामयाब करने में बहुत जो जबरदस्त काम किया। अल्हम्दुलिल्लाह जो नेशनल काउंसिल फॉर तिब ने अपना हलफ उठाने के बाद 2021 में ये ऐद किया था कि हम अतिबा की जो क्वालिफाइड अतिबा है उनके नॉलेज को अपडेट करने के लिए, दौरे हाजरा के तकाजों के मुताबिक उनको अपडेट रखने के लिए और उनकी स्किल डेवलपमेंट के लिए कंटिन्यू प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम करेंगे। अल्लाह ताला ने हमें उसमें सुरखरू किया और आज हम इसमें कामयाब हुए। यकीनन इसमें जो इम्तहान में बहुत सारे अतिबा किराम ने बड़े अच्छी नंबर लिए, बड़ा अच्छा पास हुए। कुछ अतिबा किराम चूंकि नया प्रोग्राम था, उनको शायद हमारा ये गुमान है कि इस जो ऑनलाइन एग्जाम का सिस्टम की पूरी तरह आगाही नहीं हुई और वो उतने कामयाब नहीं हो सके। तो ये जो नाकामी नहीं है, बेसिकली ये कामयाबी की तरफ एक कदम है। हम ये आपको मौके देते रहेंगे इंशाअल्लाह। अब ये सिलसिला मुसलसल जारी रहेगा। बस आपसे दरखास्त है कि आप नेशनल काउंसिल फॉर तिब के साथ जुड़े रहिए, अपनी मुफीद तजावीज से हमें आगाह करते रहिए, और कोई भी आपके ज़हन में तिब तबीब की बेहतरी के लिए तजवीज हो, बिना झिझक आप हमारे नंबर पर, जुल्फ़िकार ज़ाहिद साहब के नंबर पर बराह रास्त अपनी तजावीज से आगाह कर सकते हैं। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आपने हम पर एतमाद किया है, हम आपके एतमाद को किसी तौर पर भी ठेस नहीं पहुंचाएंगे और आपके लिए हर रोज नया काम करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारा मानना है अल्लाह ताला ने हमें इस काम के लिए मुंतखब किया है। अल्लाह हमसे काम ले रहा है। दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें मजीद काम करने की तौफीक अता फरमाए और हम नेशनल काउंसिल फॉर तिब के प्लेटफॉर्म से इस तरीका इलाज तिब्ब यूनानी को पूरी दुनिया में एक काबिल एतमाद, तस्लीम शुदा और एक बेहतरीन इलाज साबित करने में कामयाब हो। अल्लाह ताला आप सब कामयाब नासर हो। जिन्होंने इम्तहान में कामयाबी हासिल की उनको बहुत मुबारकबाद, और जो कामयाब नहीं हो सके उनके लिए भी नेक ख्वाहिशात का इज़हार करता हूँ। अल्लाह ताला सबको आसानियां फरमाए और हमें जो तिब और तबीब के लिए काफिश करने वाला इसको कबूल मंजूर फरमाए। पाकिस्तान जिंदाबाद, तिब्ब यूनानी पाइंदाबाद।